हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि 5,450 रुपये की राशि कितने वर्षों में 8,175 रुपया हो जाएगी यदि यह राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका P यानी मूलधन दिया गया है और P का मान कितना है 5450 रुपया। ठीक है, फिर R यानी दर कितना दिया हुआ है तो 12.5% दर है, 12.5%। और ए कितना दिया हुआ, ए मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन का मतलब होता है कितना हो जाएगी। तो देखिए दिया है 8,175 रुपया हो जाएगी, तो यही हमारा मिश्र धन हो गया 8,175 रुपया। ठीक है, तो अगर ब्याज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो घटाइए 8175 में से 5450 को माइनस करिए, कितना आएगा 5 की 5, 7 में से 5 घटेगा 2, और 7 4 11, और 7 में से 5 घटेगा 2, यानी 2725 हमारा आंसर आ गया, यानी साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब बोल रहा है कि निकालना क्या है हमें, देखिए क्या निकालना है, बोल रहा है कितने वर्ष में, यानी समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला होता है, समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बाटा मूलधन गुना आर यानी दर। यही हमारा समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अगर यही हमें दर निकालना होता है यानी आर निकालना होता तो आर बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बाटा मूलधन गुना समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। अभी हमें समय निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कभी हमें रेट भी निकालने के लिए दे देगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है 2725, तो टी तो निकालना है, और साधारण ब्याज कितना है 2725 रुपया। ठीक है, और गुना 100 है तो गुना 100 लिख लिए, बाटा मूलधन कितना है तो मूलधन है 5450 रुपया। ठीक है, और गुना रेट कितना है 12.5%। ठीक है, देखिए मूलधन 5450 रुपये है ना, देख लीजिए 5450 रुपया। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर, देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो गुना में 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यानी 5 एक ही अंक है ना, तो 1 0 बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए इसको कटा लीजिए, देखिए 25 पाँचे 125, 2 पाँचे 10, 25 चौका 100, यानी 2 से कटाएंगे तो 2725। ठीक है, आ गया। अब देखिए 2725 से 2725 कट गया, और कितना बचा, टी बराबर कितना बचा, यही सिर्फ 4, ये 4 बचा है हमारा, यानी टी बराबर हमारा 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें निकालना था, यानी वर्ष निकालना था, कितना वर्ष में। देखिए यहाँ पूछ रहा है कितना वर्ष में, देखिए पूछ रहा है कितना वर्ष में, तो हमारा 4 आंसर आया, यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि 7A बराबर 4B बराबर 14C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करिए। देखिए
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है VVI। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन लिए हैं आज का, सारा SSC CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले लिख लेते हैं, 7A बराबर 4B बराबर 14C। तो पहले A और B को हम लोग निकालते हैं। A और B में क्या है, 7A बराबर 4B, ठीक है। तो इधर से लिखते हैं A और इधर से लिखते हैं B। और अगर हम इधर से पहले यहाँ A लिखे हैं तो इधर वाला लिखेंगे अब 4, और यहाँ पर B लिखे हैं तो B इधर से लिखे हैं तो अब की बार अंक लिखेंगे जो इधर वाला लिखेंगे, यानी 7। यानी A और B का मान आ गया 4/7, ठीक है। अब A और C, अब इसको निकालते हैं B और C को। तो 4B बराबर 14C, ठीक है। तो एक बार इधर से लिखे तो एक बार इधर से लिखेंगे, C हो गया। अब अंक में लिखते हैं, देखिए ये B जो लिखे हैं ये इस साइड है तो इसका अंक इस साइड से लिखेंगे, यानी 14, ठीक है। और ये जो 4 है, ये जो हमारा 4 है ये B तरफ है, यानी C जो लिखे हैं ये इधर से लिखे हैं तो अंक जो लिखेंगे इधर से लिखेंगे, यानी बटा में 4, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसको कटा लेते हैं, सॉरी कटाएंगे नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी कॉमन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C। तो लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। A का मान कितना निकला है, 4, तो 4 लिख लेते हैं। और B का मान कितना निकला है, 7 लिख लिए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ B का मान कितना निकला है, 14, और यहाँ C का मान कितना निकला है, 4, तो लिख देते हैं 4, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसमें से कौन ऐसा अंक है या कौन ऐसा रेशियो है जो डबल बार लिखा गया है। देखिए C में सिर्फ हम लोग 4 लिखे हैं, यहाँ C एक बार हम लोग सिर्फ 4 लिखे हैं, A में भी सिर्फ एक ही बार लिखे हैं 4, लेकिन B में देखिए 2 बार लिख दिए हैं, यहाँ 7 भी लिखे हैं और 14 भी लिखे हैं, यानी B ही एक ऐसा रेशियो है या अनुपात है जिसको हम लोग 2 बार लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ अगर 14 है तो इसको भी 14 बना लेते हैं। तो 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुना कर दिए। अब इस लाइन में जितना भी अंक है इस लाइन में सबको 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ 2 से गुना करिए तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर 4 दूनी 8 हो गया, और इधर 7 दूनी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, यानी 14 हो गया। अब बराबर यहाँ 4 है तो 4, ठीक है। अब कट रहा है तो कटा दीजिए। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, कट गए, यानी 4 7 2, यानी 4:7:2 कहीं आ रहा है कि नहीं, 4:7:2। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए 4:7:2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी A और B की लंबाई क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर है, ठीक है, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है, माने एक समान पटरियों पर चल रही है। तो कितने समय में, अब यहाँ पर लिखा है ये लिखा है सेकंड में निकालना है, ठीक है, में वे एक दूसरे को पार करेगी। तो देखिए जब भी यहाँ विपरीत दिशा की बात हो, देखिए लिखा है विपरीत दिशा, तो मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी मान लीजिए ये है A और ये है B। तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इसका जो स्पीड हो गया, स्पीड जो होगा या फिर डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए अगर A जो है जब तक इसको पार B को पार नहीं करेगी आगे कैसे बढ़ेगी, या B जो है B
जब तक ए को पूरा पार नहीं करेगी आगे कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी। यानी दोनों को एक दूसरे को पूरा पूरा पार करना होगा, यानी कि जो दोनों की जो लंबाई है वो दोनों जोड़ना होगा, यानी दोनों को क्रॉस करना होगा, तभी ना एक दूसरे को पार कर सकती है। यानी कि यहाँ दूरी भी हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, तो दूरी जोड़ लीजिए 296 और प्लस 329, ठीक है। तो 9 6 15, 9 2 11 और 1 12 और 3 2 5 1 6, यानी 625 आ गया। ये क्या है, दूरी। अब देखिए और क्या दिया है, एक स्पीड दिया है, स्पीड यानी एस से स्पीड, ठीक है। अब देखिए अगर कभी भी विपरीत दिशा की बात करें तो दोनों का स्पीड भी जो है वो ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये जो है ये 85 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है और बी जो है ये 65 किलोमीटर से स्पीड से आ रही है, तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों के स्पीड मिल जाएंगे ना, क्योंकि ये और ज़्यादा स्पीड से हो जाएगी, क्योंकि एक तो इसका स्पीड है और दूसरा एक बी का स्पीड है। दोनों का स्पीड एक दूसरे से मिलेंगे तो और स्पीड में हो जाएंगे, यानी इसका मतलब दोनों का स्पीड ऐड होगा। तो इसका है 85 और इसका है 65, तो दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये है 85 और ये है 65, दोनों के स्पीड जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10 और 8 6 14 है 15, यानी 150, ठीक है। और निकालना क्या है, कितने समय में, यानी समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो अब देखिए समय तो हमें निकालना है, तो समय को हम लोग टाइम लिख दिए, टी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए दूरी जो है, वो दूरी किस में है, दूरी मीटर में है, ठीक है। तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या तो मीटर प्रति सेकंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेकंड में निकालना है, इसका मतलब ये भी हमारा मीटर में होगा, ठीक है। यानी दूरी हमारा मीटर में होगा और समय हमारा सेकंड में होगा। या दूसरा पूछता है कि यदि दूरी हमारा किलोमीटर में होगा तो समय हमारा घंटा में होगा, ठीक है। तो अभी हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो ये दूरी तो ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, यानी 625 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं 625 मीटर, 625 मीटर दूरी है। चाल जो है, देखिए चाल जो है, यहाँ चाल को क्या करना है, सेकंड में निकालना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सेकंड में, लेकिन यहाँ जो चाल दिया है दोनों का वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेकंड पहले लिख लेते हैं इसका चाल कितना हो गया, दोनों को जोड़ने पर 150 हो गया, तो 150 लिख लिए 150, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर हमें वही मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, दिया है किलोमीटर में, ये तो किलोमीटर में दिया है, लेकिन निकालना क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में के लिए 5/18 से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 5 से कटाएंगे तो 125 में 5 से गुना करेंगे तो हो गया 625, यानी 125 बार में कट गया। और देखिए ये जो 18 है, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं, 125/150 और ये जो 18 है ये बाटा में है तो इधर से उधर ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, यानी इधर 18 हो जाएगा, ठीक है।
और बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 5 तो कट गया ना, 5 तो था लेकिन कट गया वो। ठीक है, हमारा 18 बचा। ठीक है, तो देखिए 25 पाँचे 125, यानी 25 पाँचे 125 और 30 पाँचे 150। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ इसको घटाइए, 6 तिरी 18 और 10 तियाई 30। ठीक है, 2 पाँचे 10 और ये 5 पाँचे 25, 2 तियाई 6 और ये इधर यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 तियाई 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड में ही निकालना था। ठीक है, तो देखिए कहीं 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर में आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ आ रहा है 15 मीटर, देखिए 15 आ रहा है ना ऑप्शन नंबर सी में, और मीटर प्रति सेकंड में तो ऑलरेडी दिया है, तो इसको तो हम चेंज कर दिए हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है, तो सुरंग की लंबाई जो है मीटर में ज्ञात कीजिए। और अभी हम बोले कि अगर दूरी जो है मीटर में होगा तो समय हमारा सेकंड में होगा, ये फिक्स है। अगर दूरी हमारा किलोमीटर में होगा तो समय हमारा घंटा में होगा, ये भी फिक्स है। तो यहाँ लंबाई हमें मीटर में निकालना है, यानी कि जो समय होगा वो सेकंड में होगा, यानी इसको निकालना है मीटर प्रति सेकंड को। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दिया है 4 किलोमीटर, देखिए लंबाई निकालना है, यानी लंबाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुरंग की लंबाई बोलिए या ट्रेन की लंबाई बोलिए, ये तो दूरी के समान होता है ना, क्योंकि सुरंग जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर देखते हैं तो हमें कुछ दूरी पर दिखाई देता है, यानी एक बिंदु से सुरंग की एक बिंदु से दूसरी बिंदु कुछ ना कुछ दूरी पर होगी, जो भी उसका लंबाई हो तो दूरी होगी ना, क्योंकि एक लंबाई जो एक बिंदु से उसकी लंबाई दूसरी बिंदु तक जाती है तो कुछ दूरी पर होती है ना, यानी कि डी हमें यानी दूरी निकालना है। और दूरी बराबर होता है चाल, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर होता है, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो अगर दूरी निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो दूरी में 1 से गुना करेंगे तो दूरी हो गया, और चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय, ये हो गया। तो चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिए, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में यहाँ लिखा है, मीटर में लिखा है तो प्रति सेकंड तो फिक्स है कि आएगा मीटर के साथ। तो अभी हम बोले कि यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में कोई भी चीज़ निकालना हो तो हम 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 5/18 से गुना करा लीजिए। ठीक है, यानी चाल इतना हो गया। अब गुना समय कितना है, 18 मिनट, तो 18 लिख लिए, लेकिन 18 मिनट में है, लेकिन हमें समय किस में चाहिए, सेकंड में, तो सेकंड के लिए 60 से गुना करा देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 18 से 18 कट गया, तो बस जिसको जो बच गया गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 और इधर से ये 60, यानी 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो, यानी 1200 हमारा 1200 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये दूरी हो गया। ठीक है, तो 1200 देखिए कहीं आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 1200। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में 1200 आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि गणित की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपया है, ठीक है। यदि इसमें 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है या छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु 550 रुपये की है, ठीक है, और इसी 550 रुपये पर दो छूट दिया जाता है। पहला छूट दिया जाता है 20% का, और आप सबको पता है कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी एक्चुअल वैल्यू यानी वो सिर्फ आपका अपना होना चाहिए। जैसे ये 550 रुपया है तो ये अपने आप में हमेशा 100% रहेगा। अगर आपके पास 2 रुपया भी है तो अपने आप में 100% है, ठीक है। तो जब भी एक्चुअल वैल्यू की बात करेगा वो परसेंटेज में हमेशा 100% होगा, और इसी 100% में यदि हमारा लॉस होगा यानी घाटा होगा तो इस 100% से उसको माइनस कर देंगे जितना घाटा होगा। यदि हमें फ़ायदा हो गया यानी लाभ होगा तो इसी 100% में जोड़ देते हैं हम लोग जितना भी फायदा होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो होता है हमारा 100% ही होता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए बोल रहा है कि इसे 20% और 30% का छूट दिया जाता है। छूट का मतलब क्या होता है, घाटा। देखिए, आप छूट दीजिए या आपका लॉस हो, दोनों तरफ से आप ही का घाटा जाता है। क्योंकि किसी सामान को आप 550 रुपया में खरीदे हैं, मान लीजिए कोई सामान, और उससे 20% छूट देते हैं, इसका मतलब 20% आपका पॉकेट से चला गया। छूट दीजिए या लॉस हुआ, लगभग दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि 20% का छूट दिया यानी टोटल कितना परसेंट होता है अपने आप में 100%। उसमें से 20% आपको छूट दिया, इसका मतलब बचा उसके पास 80%, और 80 का मतलब 80 और परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है। और ये जो छूट दिया है इस पर भी एक और छूट दिया है जो 30% है। देखिए, ये तो 20% छूट दे ही दिया, इस पर भी एक और छूट देता है 30% का। तो अब जितना भी बचा, जैसे मान लीजिए पहले आपका पास 550 रुपया था, छूट देने के बाद मान लीजिए 450 बच गया, तो ये खुद फिर से अपने आप में 100% हो गया। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होता है। तो इस 100% में से फिर अगर 30% की छूट दिया जाएगा तो बचेगा क्या, उसके पास 70% बच जाएगा, ठीक है। यानी 100 में से 100% में से 30% दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 70%, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो बस कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो यानी 2 जीरो हो गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, और देखिए 2 पाँचे 10, 11 पाँचे 55, ये 2 चौका 8, ठीक है। अब कितना कितना बचा, ये 11 बचा तो 11 लिख लिए, फिर गुना है तो गुना, फिर ये 4 बचा तो 4 लिख लिए, और गुना है तो गुना, और ये 7 जो बचा, ये तो जीरो कट गया है ना, 7 बचा तो 7 लिख लिए, ठीक है। और इसी को गुना करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 11 चौक 44, और 44 में 7 से गुना करेंगे तो देखिए 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 30, यानी 308 रुपया हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य जो है हमारा 308 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। तो लिख लेते हैं, पहला अनुपात 3, दूसरा अनुपात 4, और तीसरा अनुपात 5, ठीक है। तो तीनों भुजाओं से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर का मतलब होता है घटाव। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 5 है तो लिख लिए 5, और सबसे छोटा कौन है, ये 3 है तो लिख लिए 3, और इन दोनों के बीच के अंतर, ये अंतर पूछ रहा है तो अंतर मतलब होता है घटाव, कितना है 3.6 है।
3.6 है। ठीक है, इतना हो गया। तो पहले इसको बना लीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 का मान कितना दिया है 3.6 दिया है। ठीक है, तो जब 2 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा 1.8 होगा, क्योंकि ये 36 के बराबर है ना, 36 लिखा है ना, तो 18 दूनी 36 हो गया, पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दिया, नहीं 1.8 हो गया। ठीक है, 1.8 हो गया, यानी 1 का मान हो गया 1.8। ठीक है, और निकालना कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप खुद बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, यही होता है ना। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख लिए। आधार कौन होता है, आप खुद बताइए, आधार जो होता है कौन होता है, बीच वाला आधार होता है, ये बीच वाला आधार होता है। तो 4 है ना, और 1 का मान कितना निकला है 1.8, 1 का मान निकला है 1.8, तो 4 का मान कितना होगा, तो 4 से गुना करा लीजिए, 18 चौक 72 यानी 7.2 होगा। ठीक है, तो 7.2 लिख लिए। और ऊंचाई क्या हो सकता है, ऊंचाई कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, ये 3। देखिए कैसे, ये मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, लिख देते हैं ABC। ठीक है, हो गया, ये ऊंचाई कितना हो गया 3 हो गया। अब बताइए कि अगर 1 का वैल्यू 1.8 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 1.8 में से 3 से गुना करा लीजिए, तो 38 का 24 की 4 हासिल 2, और 3 के पढ़ा एक बार 3 और 2 5 यानी 5.4, यानी 18 या 54 यानी 5.4 होगा। ठीक है, तो यहाँ 5.4 बैठा लीजिए ऊंचाई की जगह पे 5.4। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, बस हो गया, 36 दूनी 72 यानी 3.6 आ गया यहाँ पे, तो लिख लीजिए 3.6 गुना 5.4। ठीक है, और देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो गुना बट्टा में 10। ठीक है, क्यों 10 का क्यों लिखे, देखिए पॉइंट हटाए तो 1 लिखे, और पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो इसलिए 1 0 दिए। तो यहाँ भी पॉइंट हटाए तो 1 दिए, और 1 अंक है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 ही अंक 4 बचा है ना, तो 1 0 दिए। ठीक है, अब देखिए कटाई इसको, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, यानी कितना बचा 18 गुना 27 ऊपर में बचा, और इधर 5 गुना 5 यानी 25 इधर बचा। ठीक है, तो अब 28 और 27 और 18 में गुना करिए कितना आएगा, 27 में 18 से गुना करिए कितना आएगा, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, और 27 है तो 27, 6 7 1 8 2 2 4 यानी 486 बट्टा 25, यही आएगा ना। अब इसको भाग लगा दीजिए, 25 में 486 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 एक बार में 25 घटाइए, इसको कितना आ रहा है, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटेगा 2, और ये 6। ठीक है, 25 8 200, और 25 9 225, यानी 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं दिया है किसी में, 19 पॉइंट, देखिए 19 वाला सिर्फ एक ही है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा 19 आ गया है ना, यहाँ 19 आ गया है, यहाँ 19 तो आ गया है, और भी और घटाएंगे तो कटेगा, तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 19 तो आ गया है, बाकी पॉइंट वाला आप खुद भागा लगा लीजिएगा, लेकिन मैच तो कर गया ना 19, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। देखिए, कोई भी चीज़ बताने के बाद आप घर में एक बार ज़रूर अपने से प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एम एक संख्या है। मान लीजिए कोई एम नाम की संख्या है जिसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 आता है। तो एम के वर्ग यानी जो संख्या है उसका वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए, मान लीजिए कोई एम नाम की संख्या है, एम नाम की संख्या है, कोई संख्या है एम। अब इसके जगह पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप देखिएगा कि किससे भाग लगाने के लिए बोल रहा है, तो 7 से भाग लगाने के लिए बोल रहा है। और शेषफल कितना बच रहा है, तो 6 बच रहा है। तो इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13। यानी 13 ऐसी संख्या है जिसको आप यदि 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल 6 बचेगा। देखिए 13 है, इसको 7 से भाग लगाइए तो 7 एक बार में 7 हो गया, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 हमारा बच गया। ठीक है, यानी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब किससे भाग लगाना है वो वाला लिख लीजिए, और कितना शेषफल बचेगा वो लिख लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 13 आ गया हमारा। यानी एम के जगह पे क्या आएगा, 13। अब 13 एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 6 आएगा। तो बोल रहा है कि उस एम का यानी इस 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग निकालिए कितना आएगा, 13 का वर्ग निकालेंगे तो 13 का वर्ग का मतलब 13 गुना 13 होता है। तो 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आएगा। 169 में यानी 13 के वर्ग को फिर से 7 से भाग देने पर उसका शेषफल कितना बचेगा। तो 169 में 7 से भाग ले दीजिए, बस आंसर आ गया। 7 में 169 में भाग ले दीजिए 7 से। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 16 में से 14 घटेगा तो 2 आएगा, ये कट गया, ये 29 हो गया। 7 28, ऊपर से 9 उतरा ना ये, तो 29 हो गया। 7 28, 9 में से 8 घटेगा 1, और ये 2 में से 2 घटेगा, कट गया। यानी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जो है 1 बच रहा है। अब देखिए 1 कहीं आंसर में आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको सिर्फ बोर्ड मास और ब्रैकेट इन दोनों पर ध्यान देना होगा। तो इसमें ज़्यादा हमें ब्रैकेट पर ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए ब्रैकेट जो होता है 4 टाइप का होता है। पहला होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, ऐसे लाइन ब्रैकेट। दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट। और चौथा होता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 2 नंबर में इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद है तीसरे नंबर पे ये इसको सोल्व करते हैं, और चौथे नंबर पे बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो लिख लीजिए पहले क्वेश्चन को, 45 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट, फिर 36 माइनस ये मंझला ब्रैकेट, फिर 29 माइनस ये 7 प्लस 4, इसके ऊपर है लाइन ब्रैकेट यानी बार, इसके बाद ये। ठीक है, तो पहले ये बार वाला को सोल्व करेंगे। तो देखिए इसके आगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बड़ा अंक कौन है, 7, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। फिर आ गया 29। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इतना तो सारा हो गया। अब क्या करना है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर 25 भी है। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन जो है गलती हो गया है, 25 को नहीं लिखे हम, 25 को भी लिख लेते हैं। देखिए फिर से लिखते हैं, 45 माइनस 36 माइनस
फिर ये 29 माइनस, फिर ये 25 माइनस 7 प्लस 4, और ये छोटी ब्रैकेट, फिर मंझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले 12 वाला को सोल्व करेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब बड़ा के चिन्ह माइनस है, यानी बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर इसके बाद 25 है तो 25 लिख दिए, और छोटी ब्रैकेट से बंद है क्योंकि लाइन ब्रैकेट के बाद हमारा छोटी ब्रैकेट का नंबर आता है। ठीक है, और बाकी जो जैसे है वैसे लिख लीजिए। यहाँ मंझिला ब्रैकेट है, इसके बाद 29 है, ये माइनस है, फिर इसके आगे भी माइनस है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है, फिर 36 है, फिर इसके बाद माइनस है, फिर 45 है। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए, अब इसको लिखिए 45 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, फिर 36 माइनस ये मंझिला ब्रैकेट, और फिर ये 29, अब ये माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए छोटी ब्रैकेट को, क्योंकि लाइन के बाद छोटी ब्रैकेट आता है। तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 आ गया, 22 आ गया। और 22 के बाद अभी छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया तो हमारा कौन सा बचा? ये मंझला ब्रैकेट। तो इसे मंझला ब्रैकेट से लगा दिए और बाद में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। तो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर 36 माइनस, अब देखिए ये मंझला ब्रैकेट है, इसी को सोल्व करना है क्योंकि छोटी ब्रैकेट के बाद मंझला ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो ये 29 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, तो 7 लिख लिए, और मंझिला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। बचा क्या? बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसको बनाते हैं 45 माइनस, अब इस बड़ा ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए। 36 में से 7 घटाइए, कितना आएगा? तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9, और ये बचेगा 2, यानी 29 बचा। अब तो सारा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब डायरेक्ट इसको घटा लीजिए। तो 45 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यही आएगा ना, यानी 29.40 ठीक है, यानी 16 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 16 कहीं आंसर में आ रहा है या नहीं। ठीक है, एक सेकंड, देखिए मेरा तो इसमें 16 आ रहा है, आप लोग अपना भी चेक करिएगा एक बार बना के कि आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मेरा तो 16 आ रहा है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए हम आपको मेथड बता दिए कि आपको क्या करना है। पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करना है, इसके बाद छोटी ब्रैकेट को, इसके बाद मंझला ब्रैकेट को, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।